राम राम साहब, हमारी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में स्वागत है। जुड़े हुए हमारे साथ अभिषेक तिवारी, और मुद्दा थोड़ा सा हटके और पर बहुत लॉन्ग लास्टिंग है और इसकी बहुत मीनिंग है जो आज हम बात करने वाले हैं। वक्फ का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है बिहार की राजनीति के ऊपर, और बिहार की राजनीति यहाँ से हमेशा के लिए बदलने वाली है। क्यों, क्या, कैसे? आई थिंक अभिषेक इज द बेस्ट पर्सन टू एक्सप्लेन व्हेन इट कम्स टू बिहार पॉलिटिक्स। अभिषेक, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड जी। थैंक यू गायत्री। जय श्री राम। आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार। देखिए, ये राजनीति राजनीति भी एक ट्रांजिशन फेज में चलती है। नीतीश कुमार की सेकुलरिज्म और नीतीश कुमार का जो थॉट प्रोसेस 2009 से लेकर के जो 2020 तक था, वो कैसे बदला, इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि 2020 में नीतीश कुमार ने क्या किया। 2020 के चुनाव में 20 मुसलमानों को जदयू की तरफ से टिकट मिला, लेकिन कोई इनमें से एक भी चुनाव नहीं जीत पाया। वहीं बीजेपी ने किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया, लेकिन बीजेपी सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी थी। लेकिन अगर सीटों के दृष्टिकोण में देखें तो सबसे कम सीटों में से लड़ाई लड़ी, और स्ट्राइक रेट के हिसाब से देखें तो बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन के उठी। इसके बाद 2024 लोकसभा में भी एक्सपेरिमेंट जदयू का मिजरेबली फेल रहा, और जदयू को मुस्लिम वोट नहीं मिले। जदयू ये समझ गई कि जब मैं बिना मुस्लिम वोटों के भी, बुरे समय में भी, टफ टाइम में भी जीत रहा हूं, और इतना कुछ मुसलमानों के देने के बावजूद उनका जो एक कंसर्न है राजद के प्रति या कांग्रेस के प्रति, जब भी जो इंपॉर्टेंट इलेक्शन आते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने मुस्लिमों के लिए बहुत किया, और स्पेशली पशमंदा मुस्लिम गरीब मुसलमानों के लिए आज भी जदयू बहुत करती है। इसके बाद आज से लगभग 3 महीने पहले ललन सिंह ने एक ओपन स्टेटमेंट दिया था, जो कि रिकॉर्ड पर भी है। दर्शक चाहें तो उसे एक बार फिर से सर्च करके सुन सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि मुस्लिम आजकल जदयू को वोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुसलमानों के हित में जो भी कदम है उठाए जा रहे हैं। अब देखिए, ये वाला जो वक्फ बिल है ना, इस पर मुसलमानों के भी अलग अलग कंसर्न है और सेगमेंट है। कुछ सही मान रहे हैं, कुछ ऑब्वियसली अशराफ वर्ग के दबाव में, प्रेशर में उनका एक अलग रुझान होता है, अलग सोच है। खैर, जदयू की राजनीति कहां बदली, जो ये मैं बता रहा था, ये जो ट्रांजिशन का फेज है, इसके बाद लगातार 80 वर्सेस 20 की बात होती रही। अभी अब नए मुसलमानों के दावेदार नजर आ रहे हैं, जो प्रशांत किशोर हैं। जदयू को लगा कि भाई हमने क्या गलत किया। जब इनके कोई विधायक नहीं जीते थे गायत्री, तो आपको पता है बीएसपी से जमा खान जीते, उनको अपनी पार्टी में बुलाया और अल्पसंख्यक मंत्रालय उनको दिया। यह स्थिति आ गई थी एनडीए में। आप बीजेपी को अक्सर मुसलमान ब्लेम करते हैं कि बीजेपी टिकट नहीं देती मुसलमानों को। जदयू ने तो 20 को दिया था भाई, रिप्रेजेंटेशन दिया। 100 में 120 सीट पे लड़ी, उसमें से 20 सीटें दी मुसलमानों को, एक भी नहीं जीत सका। यह बताता है कि जो सेकुलरिज्म कहा जाता है और टैक्टिकल वोटिंग जो मुस्लिम के द्वारा किया जाता है, ये दो अलग अलग थ्योरी हैं, और उसका आउटकम ये है कि भाई हम सेकुलरिज्म की बात तो करेंगे, लेकिन वोटिंग हम टैक्टिकली करेंगे। तो हर पॉलिटिकल पार्टी को ये बात समझने का, और चुनावी फॉर्मूले में, जिसको चुनावी जो फॉर्मूला होता है जीत हार का, उसको समझने का अधिकार है। जदयू ये बात समझ गई कि जो बीजेपी रास्ते पर चलती है, जिस रास्ते पर तेलुगु देशम पार्टी या जना पार्टी चल रही है, वो जीत का सही रहा है, सही फॉर्मूला है। इस देश में मुस्लिम वोटों के इतने दावेदार हो गए हैं, और मुसलमानों ने अपने वोट बैंक को इतना बेच दिया है कि अब उस पर एक नया टैरिफ लगाने का चार्ज है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं ना, ये टैरिफ वार है। आप ये कहते हैं, लोग कहते हैं कि देखिए उन गद्दारों को जिन्होंने एनडीए के साथ मिलकर के मुसलमानों को ठगा। आज बिहार में भी ये बात कही जा रही है कि पहचानो उन गद्दारों को जिन्होंने 208 वोट जो है हिंदुओं का होकर के वो मुसलमानों के फेवर में दिया, जो हमारी जमीन जायदाद लूटना चाहते हैं। तो पॉलिटिक्स बहुत अब ग्रे शेड में नहीं होकर के एकदम सीधा सीधा है, या तो आप इस तरफ हैं या इस तरफ हैं। आज आप देखिए कि हम बिहार की ही बात कर रहे हैं, लेकिन
जो लोग कह रहे हैं कि जदयू से मुस्लिम पार्टी में जो बड़े कद्दावर नेता थे, मुसलमान नेता थे, वो छोड़ के जा रहे हैं। टेक्निकली इनकरेक्ट है। वो जो छोड़ के गया है 2020 में ऑल इंडियन इत्तेहाद मुसल्लमीन से बिहार के ढाका विधानसभा से चुनाव लड़ा और जीता। मतलब चुनाव लड़ा और 500 वोट मिले, इनफैक्ट 499 वोट मिले, जीता तो नहीं। अब मैं वो कितना बड़ा नेता है जिसे बताने का प्रयास हो रहा है, मैं दर्शकों को बताऊं। अच्छा, ढाका विधानसभा बांग्लादेश का नहीं है, बिहार का है, जो भारत नेपाल के बॉर्डर के पास है। तो ढाका विधानसभा में ये आदमी ऑल इंडियन इत्तेहाद मुसल्लमीन से लड़ा, जो कि जिस पार्टी के नाम में मुसल्लमीन है और इस देश में सेकुलरिज्म का स्वांग रचाया जा रहा है। तो ना तो वो सेकुलर था और ना जदयू के जो मुस्लिम प्रकोष्ठ के बड़े नेता हैं, जो समझदार नेता है, वो समझ रहे हैं कि नहीं, ये बिल जो है डायरेक्टली किसी मुस्लिम को अफेक्ट नहीं कर रहा। ये सिर्फ अशराफ वर्ग के उन लोगों को अफेक्ट कर रहा है जिन्होंने वक्फ भूमि को एक लैंड इंक्रोचमेंट बिल समझ रखा था, और ना तो उससे मुसलमानों का फायदा था और हिंदुओं का तो कतई था भी नहीं। हिंदुओं के ऊपर तो प्रताड़ना हो रही थी। 1500 साल पुराना आप मंदिर कैप्चर कर ले रहे हो, बोरिंग रोड की जमीन को कैप्चर कर रहे हो। लालू प्रसाद यादव का आपने भी वीडियो देखा होगा संभवतः, गायत्री, वो वायरल हो ही रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद जो नीतीश कुमार की राजनीति है वो चार धुरी पर टिकी है। ललन सिंह, विजय चौधरी, अशोक चौधरी और संजय झा। अब ये चारों पहली बार सत्ता को न केवल टेस्ट कर रहे हैं बल्कि समझ रहे हैं कि बीजेपी के साथ रहने में फायदा भी क्यों है, क्योंकि सेंटर से बहुत ज्यादा स्कीम आ रही है। केंद्रीय मंत्रालय भी इन लोगों के पास है, ललन सिंह के पास है, और बिहार में भी कंट्रोल इनके पास है। तो सही मायनों में पावर को ये चारों अब इंजॉय कर रहे हैं। तो राजद के साथ सारे चैनल भी कम्युनिकेशन के बंद है। तो वो दूसरा पेन जो राजद या कांग्रेस को लग रहा है कि नीतीश कुमार इसलिए पलट नहीं पा रहे क्योंकि ये लोग हैं और अब वो पलटना संभव नहीं है, तो अब हमें उनको गद्दार साबित कर देना चाहिए मुसलमानों को। तो एक बड़ा पोस्टर आपने देखा होगा, कल भी लगा, जिसमें नीतीश कुमार को संघ के वेशभूषा में दिखाया गया, वो राबड़ी देवी के आवास के बाहर लगा था। नाउ दिस इज हिस्टोरिक ब्लंडर। जो लोग नीतीश कुमार से नाराज थे बिहार में, जो एंटी इनकम्बेंसी, जो बीजेपी वोटर के अंदर इंक्रीज हो रहा था नीतीश कुमार जी के प्रति, वो एक झटके में वक्फ बोर्ड के कारण और नीतीश कुमार जी का ऐसा हिंदुत्व वाला अगर आप इमेज लगाएंगे तो एक झटके में समाप्त होगा। सो नीतीश कुमार के लिए ये विन विन सिचुएशन है। नीतीश कुमार और जदयू अब ये कहिए कि सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति की तरफ वापस लौट रही है। लेकिन सिर्फ वही लौट रही है ऐसा नहीं है। इसमें चिराग पासवान को भी समझ में आता है कि देखिए, हमारा जो कोर बेस वोट है वो क्या है, और उस बेस वोटर का रिस्पेक्ट करना चाहिए। इस वक्त पासवान समाज के लोग वैसे भी अग्रेसिव हिंदू हुए पड़े हैं, और अंत में जो समस्या है, जो मैंने कहा कि माई समीकरण के बीच एक भारी कंफ्यूजन जो है कि हमारा नेता ऐसे ऐसे में है कौन, तेजस्वी यादव है या कन्हैया कुमार की जो इस वक्त पद यात्रा हो रही है, और लगातार लालू प्रसाद यादव आरजेडी की जो आईटी सेल है वो कन्हैया कुमार के ऊपर हमलावर है। तो कांग्रेस और राजद के बीच का जो बिहार के अंदर क्लैश बढ़ता जा रहा है, उसको किस दृष्टिकोण से देखें। तो बहुत सारी चीजें बिहार के अंदर में चेंज हो ही रही थी, लेकिन इसमें वक्फ बिल को लेकर के आज तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो वक्फ बिल में सबसे ड्रैकोनियन एक्ट था, जो आर्टिकल 40 वाला जो था हिस्सा था, जिसमें से वो किसी भी भूमि को क्लेम करने का एक ऐसा पावर मिला हुआ था, जिसने फतुहा में पूरे के पूरे एक गांव को क्लेम कर लिया था। बिहार के में फतुहा पड़ता है, विधानसभा भी है, और वो पटना साहिब लोकसभा के अंदर आता है। अब गायत्री, मैं बताऊं कि उस गांव के अंदर कौन कौन लोग थे। सबसे अधिक यादव थे, इसलिए वो माई समीकरण भी खतरे में है। और इस वक्त जो आरजेडी हरियाणा के ऑफिस से चल रही है ना, वो बिहार के यादवों की जो एंट्री पॉइंट है वो बहुत मुश्किल हो गई है। बिहार की राजनीति में बिहार के यादवों को ही, अब एक समय था जो लालू प्रसाद यादव बहुत इजीली एक्सेसिबल थे, तेजस्वी यादव उतने इजीली एक्सेसिबल नहीं है। तो मार्क माय वर्ड, ये सारी चीजें जो चल रही हैं बिहार की राजनीति को एक बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ दे रही है। जी
बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आ रही है। वैसे आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्सक्लूसिव पॉइंट्स क्या-क्या हैं? तेजस्वी यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस में गायत्री क्या ही एक्सक्लूसिव होना है। आप उनका कितनी एक्स प्यारी, क्या ही होगा उसके अंदर प्रॉपर बिहारी स्टाइल में। नहीं, द क्यूट प्रॉपर बिहारी बिहारी स्टाइल। स्टाइल नहीं, आप ये सोचो ना कि हुँ, वो क्या बोल सकते हैं? वो यही बोलेंगे कि ये अक़लियतों के खिलाफ धोखा है, जदयू ने अक़लियतों के पीठ में छुरा घोंपा है, मुसलमानों के पीठ में छुरा घोंपा है। भाई साहब, आपके पिताजी की सत्ता थी इतने वर्षों तक। भागलपुर दंगे में जिन-जिन मुस्लिम कम्युनिटी को जो भी चोट पहुँचा, जो भी उसके विक्टिम थे, उनमें से कितनों को इंसाफ दिला दिया आपके पिताजी ने? नीतीश कुमार ने दिलाया है। सो नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स बेदाग ज़रूर रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है और सच बात तो ये है कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए बहुत किया है। लेकिन फिर भी वोट दे ना दे वो सेकेंडरी ऑप्शन है, लेकिन मुस्लिमों के लिए बहुत किया है और इसी कारण से बिहार बीजेपी का कोर वोटर जो है, वो नीतीश कुमार से नाराज़ रहता था। बोलता था ये सेकुलर है, बहुत ज़्यादा सेकुलर है। इसकी टोपी ओरिजिनल मुसलमानों की भी टोपी से बड़ी लगती है और कई बार ओरिजिनल मुस्लिम वाला भी टेंशन में आ जाते थे, यार ये तो हमसे भी ज्यादा ओरिजिनल टाइप का लग रहा है, अरब से आया क्या? तो कुछ ऐसा होता था। तो अब लेकिन दावेदार बढ़ गए, अब प्रशांत किशोर की टोपी उनसे बड़ी हो गई है। प्रशांत किशोर जो है वो आपने देखा होगा रमजान के अंदर वो खा रहे थे, वो जो उनका इफ्तार होता है, बिहार में इफ्तार की राजनीति जोरों शोरों पर थी। हालांकि वफ़्त के ऊपर भी सम्राट कमेंट किया था। हाँ, हाँ, नहीं, नहीं, वक़्त के ऊपर तो भाई कमेंट करना उनका बनता था। इनफैक्ट जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो प्रोटेस्ट हो रहा था बिहार में, लालू यादव से पहले उस मंच पे प्रशांत किशोर पहुँच चुके थे, कि नहीं, नहीं, ये होने नहीं देंगे। अरे भाई साहब, होने नहीं दोगे, होने दोगे वो तो तब जब तुम्हारे पास लोकसभा, राज्यसभा में मेंबर है, अभी तो बिहार में तुम मेंबर नहीं विहीन हो। तो कुछ लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है राजनीति को बदल रही है और ये एक बड़ा चेंज लेकर के आ रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा चेंज है बिहार की राजनीति में कि एनडीए जो है, वो मान चुका है कि मुझे मुसलमान वोट नहीं देंगे और बिना मुस्लिम वोट के अगर हमको चुनाव जीतना है, तो भाई साहब बिहार का चुनाव सिर्फ उसी एस्पेक्ट में नहीं जाएगा। बिहार के चुनाव में आपको पोलराइजेशन, इम्पैक्ट और इफेक्ट दोनों देखने को मिलेगा और कमाल की बात यह है कि इस बार बीजेपी के साथ-साथ जदयू भी उस पर मरहम लगाने का प्रयास नहीं करेगी। जी। इंटरेस्टिंग। इसका मतलब इस बार पूरी की पूरी हिंदू और मुस्लिम वाली राजनीति होगी। लोग वक्फ बिल को हिंदू मुस्लिम एंगल से एक्सेप्ट करने को क्यों नहीं तैयार हैं? ऐसा क्यों है कि उसको डिनाई कर रहे हैं? उसको लैंड माफिया तक ही लिमिट करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इनोसेंट वर्सेस द विक्टिम, सॉरी, विक्टिम वर्सेस द परपेचुएटर, ऐसे इस तरीके से दे रहे हैं। उसको सीधे-सीधे सही-सही टर्म्स में बोलने में क्यों लोगों को भय लगता है? लोगों को नहीं, लोग तो बोल ही रहे हैं बिहार में, लोग तो खुल के बोल रहे हैं। लोगों का इम्पैक्ट नहीं है, राजनेताओं के बारे में बोलिए। नेता हमेशा डिप्लोमैटिक होते हैं गायत्री। नेता अपना नफ़ा-नुकसान देख के बोलते हैं, नाप-तौल के बोलते हैं। अभी शायद एवरीबॉडी इज़ शिवराज नॉट सिंह चौहान वोटिंग के टाइम पे नहीं आए वक़्फ की। नहीं, कई नहीं, नेता नहीं, ज मिसिंग थे, कंगना रनौत मिसिंग थी, ऐसे कंगना 3-4 रा नेता मिसिंग। नहीं, 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 कंगना रनौत और इन लोगों का इवन शिवराज सिंह चौहान का उसका वो इंटेंशन नहीं था या उसके कुछ ज़रूर कारण थे, वो तो मोदी जी भी मौजूद नहीं थे। ये सिर्फ़ स्पेकुलेशन है, इस प्रकार की चीज़ें। देखिए, हमेशा मीडिया को कुछ नया मिल जाना चाहिए। कि अब तो अमित शाह जी ने योगी वाला खत्म कर दिया, तो अब शिवराज सिंह चौहान के बहाने के ऊपर लड़ा लो, ठीक है? कुछ तो आपको करना पड़ेगा ना, क्योंकि अब तो अमित शाह जी ने वो वाला चैप्टर ही खत्म कर दिया कि हटा रहे हैं, मोदी जी हटा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अमित शाह को मोदी ने बुलाया, मोदी हटाने की प्लानिंग कर रहे योगी आदित्यनाथ को। वो तो सदन में समाप्त हो गया। तो अब 2 साल अब शिवराज सिंह चौहान पर चला लो। ये इस प्रकार के स्पेकुलेशन और इस प्रकार की चीजें वास्तविकता के धरातल के इतर है, ठीक है? कंगना रनौत हो, कंगना रनौत के प्रो हिंदू स्टैंड वो सदन में आने से पहले भी रहे हैं। राहुल गांधी पे ज्यादा अग्रेसिव व्हिप जारी हुआ था। वो कुछ पर्सनल कारण हो सकते हैं, उस कारण का हमारे पास अभी मेरे पास व्यक्तिगत रूप से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं पता लगाने का प्रयास कर रहा हूं अपने सोर्सेज के थ्रू कि एग्जैक्ट कारण क्या थे, लेकिन कम से कम ये तनातनी वाला कारण ये सब नहीं था। जी। कई लीडर्स मिसिंग थे, मे बी दे हैड प्रायर कमिटमेंट्स जो अभी हमें पता नहीं है। मे बी वक़्त के साथ वो सारी चीज़ें निकल कर आएँगी, बट 3 या 4 लीडर्स मिसिंग थे, तो कई लोग हल्ला मचा रहे थे, देखो
बीजेपी में फूट पड़ गई। इस बार शिवराज सिंह चौहान और मोदी के बीच में फूट पड़ गई। शिवराज अरे! सिंह चौहान और अमित शाह के बीच में फूट पड़ गई। अब ये मतलब कुछ ना कुछ तो चाहिए। देखो ऐसा मत करो, उन लोगों को भी तो बेचारों रोज़ी-रोटी चलानी है ना अपनी। तो कुछ तो अरे रो छापेंगे ना, कुछ तो तो बोलेंगे ना। रोजी-रोटी चलानी है तो ये पूछो कि जितने राज्यसभा में मेंबर थे उतने कम से कम उतना तो विपक्ष के खाते में वोट पड़ जाना था ना, विपक्ष के खाते में भी तो 232 ही पड़े ना। अब ये कमाल की बात है, लोग कह रहे हैं कि मात्र 16 वोट के कारण ये बिल पारित करा गया, 272 और 288 को देख रहे हैं। मुझे ये बताओ मात्र 16 वोट का अंतर है क्या? भाई पूरा इंडी ब्लॉक का 232 नंबर है, अकेले बीजेपी एनडीए का जो नंबर 240 का था। ये तुमको 19-20 का फ़र्क आ रहा है, वो मीम आता है ना गायत्री, ये तुमको 19-20 दिख रहा है, 19-20 का फ़र्क दिख रहा है। भाई तुम्हारे 99 ही हैं, जो तुम्हारे मुख्य पार्टी हैं। ये बात और है कि 99 पर अपने आप को सत्ता के करीब पहुँच के यूँ इस प्रकार से पार्टी भी कर ली गई। लेकिन वास्तविकता अब पता चला कि भई आप ये देखो मैंने वीडियो जब बनाया था कि भई नीतीश कुमार सदन में बीजेपी के समर्थन में वोट करेंगे और चंद्रबाबू नायडू उसके पहले 2 दिन तक नोएडा दफ्तर के बड़े-बड़े पत्रकार कह रहे थे कि भई सरकार टूट जाएगी, ये तो पास ही नहीं होना है, नीतीश कुमार पलटी मार देंगे। ये सब सिर्फ भावनात्मक रूप से आपके मन के द्वारा पाले गए वहम है। क्योंकि जेडीयू बीजेपी के बीच सिर्फ एक 25 फीट के रोड का डिस्टेंस है दोनों ऑफिस के बीच में पटना के अंदर। तो एक पांव मेरा वहां होता है, दूसरा पांव वहां होता है, तो इजीली जानकारियां एक्सेसिबल हैं, ऐसा कोई बहुत दूर नहीं है। तो नोएडा में बैठे-बैठे जो स्पेकुलेशन मन की प्रसन्नता को, अपने मन को प्रसन्न करने के लिए जो अपने मन में नहीं होता कभी-कभी भगवान वो चीज़ अब आप अचीव नहीं कर पाते हो तो सपना दिखाता है। देखो देखो वो चीज़ तो खुश करने के लिए तो फिर मैं एक और पॉइंट दे देती हूँ विनोद। एक और अपने व्यूअर्स को भी कह रही हूँ कि प्लीज़ आगे टॉस एंड अराउंड ज़रूर करिएगा। मोदी जी ने भी नहीं वोटिंग की। खट्टर जी ने भी वोटिंग नहीं की। शिवराज सिंह चौहान ने वो वोटिंग नहीं की। हेमा मालिनी नहीं थी, कंगना रनौत नहीं थी। ये 5 लोग 5 नाम नहीं थे, तो इसको आप भुनाइए 1 महीने तक अपना काम चलाइए, तब तक हो सकता है सीएए और नहीं, यूसीसी नहीं क्लियर मतलब अगर सॉरी अगर यूसीसी अगर भी आ अ, जाएगी अगर सीएए। खट्टर जी देखिए खट्टर जी का नाम जो है वो चल रहा है, आपको भी पता है कि बहुत ज़्यादा इन दिनों मीडिया में चल रहा है कि भाई क्या वो प्रेसिडेंट हो सकते हैं। आज मैंने किसी न्यूज़ चैनल पर देखा कि भई के अन्नामलाई जी को तमिलनाडु से इसलिए हटा लिया गया प्रेसिडेंट के पद से क्योंकि उनको प्रेसिडेंट बनाना है। पता नहीं ये न्यूज़ कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, इसका क्या सोर्स है, क्या रेलेवेंस है मुझे नहीं पता। लेकिन जो राजनीति को समझते हैं वो जानते हैं कि भाई तमिलनाडु से के एन रामालाई को बीजेपी का प्रेसिडेंट इस एज में तो नहीं बनाया जा सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि संघ के कोर के नहीं है। अब दूसरा मनोहर लाल खट्टर जी का नाम चल रहा है, वो एक जेन्युइन नाम है। वो इसलिए जेन्युइन नाम है क्योंकि मोदी के भी क्लोज रहे हैं, साथ में स्कूटर पे बैठ के घूमे हैं, संघ के भी क्लोज हैं। वो एक जेन्युइन नाम है। लेकिन अब आप अन्नामलाई को उस इस प्रकार की चीज़ों के लिए करेंगे, तो ये सारी चीज़ें स्पेकुलेशन आप लोग कर सकते हैं अगर शोज़ चलाने पर वास्तविकता के धरातल से इतर है कि अच्छा हेमा मालिनी अगर नाराज़ भी हो जाएगी, तो मोदी शाह की राजनीति को कोई कैसे समाप्त कर सकता है? पॉसिबिलिटी जी, नहीं है ना, जी। सो पॉसिबिलिटी नहीं है वापस ना। आते हैं बिहार की तरफ, हम थोड़ा डेविएट हो गए थे, वापस आते हैं बिहार की तरफ। नहीं वो जी आपने अभिषेक। क्वेश्चन डाला तो उत्तर देना पड़ा। देखिए नहीं, नहीं, वो बड़ा बिहार इंटरेस्टिंग पॉइंट घूम रहा था ना, तो मैंने कहा 5 नए टॉपिक्स मिल गए हैं बेचारों को, तो थोड़ा उस पे भी नज़र रोशनी डाल लें। तो अब आपको लगता है कि बिहार यहाँ से किस डायरेक्शन में चलेगा? पूरा का पूरा वोट कंसोलिडेशन होगा इन फेवर ऑफ आरजेडी या फिर प्रशांत किशोर एंड हिंदू वोट कंसोलिडेशन होगा जेडीयू की तरफ एंड बीजेपी की तरफ? जी। नहीं, नहीं ऐसे ऐसा एंड नहीं है, ऐसा रिमेंबर बिल्कुल जेडीयू के कई मेंबर्स रिजाइन कर चुके हैं ऑन वक्फ बिल ओनली। देखिए मैंने पहले ही बताया कि जिन लोगों ने रेजिग्नेशन दी है उनका जदयू में भी इवन मुस्लिम कम्युनिटी में भी कोई वर्चस्व नहीं है। मैंने बताया कि एक जो जिन्होंने जो सबसे बड़े नेता के तौर पे उभारे जा रहे हैं उनको 499 वोट आए हुए थे। यानी नोटा से 6 वोट कम। नोटा के भी 506 वोट थे। तो ये वो बड़े नेता हैं। अब रही बात ये कि क्या कंप्लीट पोलराइज़ होगा? प्रशांत किशोर को जैसे नहीं, प्रशांत किशोर अभी किसका मेजर वोट इफेक्ट करेगा ये कहना बहुत जल्दीबाजी होगी। प्रशांत किशोर अगर सीमांचल में स्ट्रांग है, तो शाहाबाद प्रमंडल में भी उसका प्रेजेंस है। उसका प्रेजेंस तिरहुत प्रमंडल में भी बहुत तेजी से फैल रहा है, ऐसा नहीं है। अब वो कितना प्रतिशत वोट ले रहा है पूरे विधानसभा चुनाव में, मैं ये नहीं मानता कि बहुत वो 25-30 विधानसभा चुनाव जीतेगा। इनफैक्ट मैं तो मानता हूँ कि शायद 1 या 2 विधायक भी बना ले तो बहुत बड़ा उपलब्धि होगा मेरे दृष्टिकोण में, बट फिर भी अगर वो 8% 9% वोट डेंट करता है, तो किसका ज़्यादा करेगा?
बीजेपी का करेगा, जदयू का करेगा, लोजपा का करेगा, राजद का करेगा। देखिए एनडीए कहना एनडीए है, लेकिन एनडीए में भी एक फ्रैक्शन है। क्या वहां पर जहां पर नीतीश का कैंडिडेट खड़ा है, वहां पर कोर वोट बीजेपी का इधर-उधर शिफ्ट हो सकता है क्या? कराया जाने का प्रयास किया जा सकता है क्या? वो भी डायरेक्टली एनडीए को हर्ट करेगा ना। दूसरी बात, क्या मुस्लिम वोट टूट करके शिफ्ट हो जाएगा राजद और कांग्रेस के बजाय जनसुराज पर? टू अर्ली टू से, क्योंकि उनसे ज्यादा वोटिंग पैटर्न के मामले में उनसे ज्यादा टेक्निकल कोई पैदा ही नहीं लिया है पूरे भारत में, क्योंकि वो उनका वोट कैसे होगा, किस दिन होगा और किसको करना है, वो डिसाइड वो स्वयं नहीं करते। वो डिसाइड होता है जुमे के नमाज के दिन। तो वो बात है। अब इसमें जो सबसे बड़ा प्रश्न, क्वेश्चन मार्क है कि ऑल इंडियन इत्तेहाद मुसल्लमीन क्या करेगी? क्या मुस्लिम वोट इतना पोलराइज होगा कि वो जो सैड सा चेहरा लोकसभा में बनाया था ओवैसी ने, उससे अपने आप को कनेक्ट करके वक्त के कारण जो 5 विधायक पिछली बार ऑल इंडियन इत्तेहाद मुसल्लमीन के बने थे, यूथ में ऑल इंडियन इत्तेहाद मुसल्लमीन बिहार में बहुत पॉपुलर है, सीमांचल साइड में बहुत पॉपुलर है। तो क्या वो स्वयं को कनेक्ट करके उधर वोट करेगा? अगर इतना होगा तो मुझे जो अभी, हालांकि अभी टू अर्ली है, मुझे ये कहने में कोई संशय नहीं है कि एनडीए जिस राह पर फिर चल रही है, उन्होंने बहुत कैलकुलेट करके प्लानिंग की है। और इस प्लानिंग के पीछे अभी रिसेंटली जब अमित शाह जी का विजिट था, वो भी एक कारण हो सकता है। एनडीए के सभी नेताओं के साथ मिले थे, उसमें सभी ललन सिंह से लेकर के चिराग पासवान सभी बड़े नेता थे, वो हम के जीतन राम मांझी भी थे और उपेंद्र कुशवाहा भी थे। तो ये बहुत वेल कैलकुलेटेड लग रहा है कि अब हम अपना स्टैंड बदल लेते हैं और हम अपनी राजनीति का स्टाइल बदल लेते हैं। और लालू प्रसाद यादव बहुत प्रेडिक्टेड लाइन पर चल रहे हैं, उनको पता है कि हमको 100% मुस्लिम वोट चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष बदल दिया। कांग्रेस का अध्यक्ष जिस समाज से आता है, वो दलितों का वो समाज है जो बहुत फ्रैक्शन में अलग-अलग पार्टियों को वोट करता है। जैसे लोकसभा का अगर देखें जो आंकड़े हैं, 2024 के लोकसभा में गोपालगंज में उन दलितों ने बीजेपी को वोट किया। बीएसपी को का वो कैडर वोट रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो बिहार में मैंने अभी बताया कि जमा खान उस बीएसपी के टिकट से जीते थे। तो बीएसपी का सोचिए कि एक विधायक बिहार में 2020 के चुनाव में भी था। तो बीएसपी का वो पूरा कैमूर वगैरह जो यूपी से लगता हुआ बेल्ट है ना, कैमूर हो गया, रोहतास हो गया, वहां पर अच्छा खासा वोट है। इनफैक्ट वो पटना तक जाता है, आरा तक जाता है, वो बीएसपी का वोट होता है उतना। इसके अलावा जो बाकी दलित हैं, तो मांझी समाज अगर आप देखेंगी तो पटना के तरफ पाटलिपुत्र साइड में अलग जाता है और हाजीपुर साइड में वो राजद की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ऐसे फ्रैक्शंस में टूटे हुए। बट व्हाट अबाउट वाई माइनस ओबीसी? इसमें अगर सभी ओबीसी में एक कुशवाहा वोट है जो स्प्लिट होगा, बाकी सारा कंसोलिडेटेड है, हो चुका है इस वक्त एनडीए के साथ में। सवर्ण समाज, फिर वही बात की, सवर्ण समाज नाराज तो था लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा, और उसने वो नाराजगी दिखाई और पूरा शाहाबाद प्रमंडल बीजेपी के हाथ से निकल गया। आरा लोकसभा निकल गया, बक्सर लोकसभा निकल गया, इनफैक्ट ये कहिए कि जहानाबाद भी निकला, मगध का पाटलिपुत्र लोकसभा भी निकला, इसके अलावा बक्सर निकला, सासाराम निकला। तो ये पूरी तरह से अगर आप देखें तो 6-7 सीटें एकदम कंप्लीट इधर ही वाइप आउट हो गई। लेकिन जैसे ही आप गंगा की उस तरफ जाइए तो सारी सीटें बीजेपी जीती। मुजफ्फरपुर जीती, वैशाली जीती, हाजीपुर जीती, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, मतलब ये पूरा बेल्ट जो है वो अररिया तक, एकदम मधेपुरा तक साफ हो गया। अब मधेपुरा को समझना चाहिए, लोगों को कोट करना चाहिए। मधेपुरा के बारे में कहा जाता है भाई मधेपुरा गोप का, रोम रोम गोप का, तो वो लालू यादव के बारे कम्युनिटी से जोड़ के कहा जाता है। पर पिछले 3-4 चुनाव से तो वहां से जीते ही नहीं है ये लोग। यानी वहां का गोप तो जदयू में जो यादव हैं और जो लगातार जीत रहे हैं उनकी सुन रहा है। तो बहुत आसानी से हम कैलकुलेट कर लेते हैं ना कि यादव हमारे पास है 15%, तो वो लालू यादव का वोटर हो गया, 17% मुस्लिम है तो वो उनका वोटर है। ऐसा होता नहीं है। राजनीति में तो कम से कम कभी ऐसा नहीं होता, और वही एक कारण है जो पूरे राजनीति को बदल रहा है बिहार के। और बिहार में एक मोमेंटम, ये मोमेंटम शिफ्ट है।
ये एक मोमेंट ये आप यही कह सकती हैं, जो क्रिकेट के लैंग्वेज में हम कह सकते हैं ना कि अभी ये पावर प्ले के बीच के जो क्रिकेट होता है पावर प्ले से पहले 35 ओवर से पहले की, यानी 25 से 30 ओवर में, तो जो टीम सबसे अच्छे ज़्यादा सिंगल डबल लेती है, वो अहेड रहती है। तो ये एक मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है कि हाँ, हम वक्फ बिल पर समर्थन कर चुके हैं, हम साथ में खड़े हैं इनके बीजेपी के, और हमें अलग ना समझा जाए। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है मुझे लगता है। तो ठीक है, राजनीति में ये होता रहता है। जी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। थैंक यू सो मच अभिषेक। वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग व्हिच इज़ वेरी एक्सक्लूसिव आफ्टर दिस वक्फ थिंग, जो सिर्फ़ इस वक़्त से जुड़ी हुई हो, जिसका कोई और कनेक्शन ना हो, बिहार नहीं, की मैं राजनीति से? वक़्त से जुड़ी ही बात कर रहा हूँ। जो ये सारा बदलाव तो कल ही से शुरू हुआ है ना, जब कल से शुरू हुआ है, नीतीश कुमार का आरएसएस में पोस्टर लॉन्च हुआ। उसी के बाद से ज़्यादा ये शुरू हुआ है ना, तो ये तब पूरा से ये वक़्त से ही मैं चालू। बोल रहा हूँ। जी। तो नीतीश कुमार का भी भगवाकरण हो गया, फाइनली वो भी रिसंखी हो गए और दुश्मनों की लिस्ट में उनका भी नाम ऐड हो गया ओवैसी की, क्योंकि ओवैसी तो ज़रूर आएँगे बिहार के इलेक्शंस में, ऐसा हो नहीं सकता है कि वो आए ना? देखिए, मैं इस तरह की बातें नहीं करता, मैं बहुत रियलिस्टिक बात करता हूँ। नीतीश कुमार वास्तव में अगर आप देखें ना, तो नीतीश कुमार उस प्रकार के नेता हैं नहीं। नीतीश कुमार को लगता है बिहार में को डेवलप करने के लिए सभी समाज के लोगों को का डेवलपमेंट होना चाहिए, और नीतीश कुमार हुँ। इसको लेकर के फ़ोकस रहे हैं शुरू से ही। तो ये नीतीश कुमार के ऊपर ये सिर्फ़ राजद का फ्रस्ट्रेशन है और कुछ नहीं है। जी, थैंक यू सो मच अभिषेक फॉर जॉइनिंग। यहाँ थैंक यू। से बिहार की राजनीति बहुत बदलने वाली है और बिहार के इलेक्शंस भी हैं इस साल के एंड में, अक्टूबर के महीने में इफ वी आर करेक्ट। बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, तो देखते हैं कि वक़्त कितना इम्पैक्ट डालता है वहाँ के वोटिंग पैटर्न में और किस-किस पार्टी को बेनिफिट करता है, किस-किस पार्टी को नुकसान करता है। थैंक यू सो मच। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया एंड द अभिषेक तिवारी शो। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।